हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाएंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पोषक तत्वों की 6 श्रेणियाँ हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, चर्बी, विटामिन और खनिज, और तो ये है पानी। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, पोषक तत्वों के प्रमुख अवयव निम्न हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, कार्बोहाइड्रेट वर्षा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, जो शरीर की लगभग 60 से 70% ऊर्जा की मात्रा की पूर्ति करता है। विटामिन शब्द का प्रयोग सी फंक ने सन 1911 ईस्वी में किया था। इन्होंने इसे 2 वर्गों में विभाजित किया है: जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो ये होती है 55 से 60%। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग 55 से 60% मात्रा होती है तथा शेष 45% में रुधिर कणिकाएँ होती हैं। प्लाज्मा में 90% भाग जल तथा शेष 10% भाग प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ कहलाता है? तो ये कहलाता है सार्वजनिक दाता। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, रक्त समूह ओ को सार्वजनिक दाता तथा रक्त समूह ए बी को सार्वजनिक ग्राही कहा जाता है। रक्त समूह की खोज सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, जबकि दोनों एंटीबॉडी विद्यमान होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस प्रक्रिया के दौरान सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो यह प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरी पत्तियों के हरित लवक के ग्रेना में संपन्न होती है। यह पर्णहरित या क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व जल H2O कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन O2 अंतिम उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। और यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन। तो यहाँ पर है 6CO2 प्लस 12 H2O, और प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है C6H12O6 प्लस 6 H2O और 6 ऑक्सीजन परमाणु। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अधिचर्म, एपिडर्मिस। ये क्वेश्चन यूपी SSSC पेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर त्वचा की ऊपरी सतह को अधिचर्म, एपिडर्मिस कहते हैं। मध्य परत को डर्मिस तथा सबसे गहरी परत सबक्यूटिस होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की थी? तो किया था लुई पास्चर ने। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर को सूक्ष्म जैविका का पिता कहा जाता है। रेबीज टीका का आविष्कार लुई पास्चर के द्वारा किया गया था तथा इसके बाद इन्होंने गायों और भेड़ों के लिए एंथ्रेक्स नामक रोग के लिए टीकाकरण की खोज की। इनको हाइड्रोफोबियन चिकित्सा के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। कुछ निम्न वैज्ञानिकों द्वारा किया गया आविष्कार। तो यहाँ पर है, आविष्कार और आविष्कारकर्ता: चेचक का टीकाकरण एडवर्ड जेनर, हैजा एवं तपेदी के रोगाणु रॉबर्ट कोच, पोलियो टीका जोनास साल्क, पोलियो ड्रॉप एल्बर्ट सेबिन, रक्त समूह लैंडस्टीनर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है,
पेनिसिलिन एंटीबायोटिक समूह की एक दवा है जिसकी उत्पत्ति पेनिसिलियम नामक कवक से हुई है। पेनिसिलिन की खोज सन 1828 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आगे देखते हैं तो यहाँ पर है खोजकर्ता और खोज। एडवर्ड जेनर द्वारा प्रतिरक्षा विज्ञान, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन और लुई पास्चर सूक्ष्म जैविकी, इयान फ्लेमिंग जेम्स बॉन्ड की जासूसी कहानियाँ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हाइपोकोबालामिनेमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन B12 की कमी के कारण। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, यहाँ पर विटामिन बी समूह के नाम और रासायनिक नाम और कमी से होने वाला रोग का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर है B1, तो B1 का रासायनिक नाम थायमीन और रोग होता है बेरी। B2 की कमी से राइबोफ्लेविन और शरीर के भार में कमी। और B3 इसका रासायनिक नाम नियासिन, कमी से रोग पेलाग्रा। और आगे देखते हैं तो यहाँ पर है B6, तो इसका रासायनिक नाम होता है पैराडॉक्सिन और इसकी कमी से होता है अरक्तता, शारीरिक वृद्धि और अवरुद्ध। और B7 बायोटीन, भूख में कमी, रक्त शून्यता। B9 फॉलिक अम्ल, रक्त अल्पता एनीमिया। और B12 साइनोकोबालामीन और अरक्तता। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो ये है विटामिन C। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है विटामिन A और यहाँ पर स्रोत है दूध, अंडा, पनीर, हरी साग, सब्जी, मछली युक्त तेल आदि। विटामिन B हरी सब्जी, यकृत, अंडा, दूध आदि। आगे यहाँ पर विटामिन C नींबू, संतरा, नारंगी, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। विटामिन D मछली युक्त तेल, दूध, अंडे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? तो ये हैं 4 प्रकार। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार के होते हैं जो निम्न है। विटामिन A जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन D जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन E जिसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन K जिसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन विटामिन B12 को इंगित करता है? तो ये करता है कोबालामीन। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है थायमीन विटामिन B1, पैराडॉक्सिन विटामिन B6, कोबालामीन विटामिन B12, नियासिन विटामिन B3। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है रक्त का pH मान है, तो ये है 7.4। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी उत्पत्ति शरीर की मीसोडर्म से होती है। एक औसत 70 किग्रा वयस्क में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है जो शरीर के भार का 7 से 8% तथा आयतन के अनुसार 1/13वां भाग होता है। रुधिराणुओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। रुधिर क्षारीय होता है जिसका pH मान 7.4 होता है। आगे है एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये है कीट से। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। एयरोबायोलॉजी में उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ईथोलॉजी में जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर है सरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना है? तो ये है 120 दिन। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है रुधिर प्रायः लाल गाढ़ा स्वाद में नमकीन तथा अपारदर्शी होता है। यह हृदय तथा रुधिर वाहिनियों में होकर संपूर्ण शरीर में लगातार प्रवाहित होता है। रुधिर के 2 अवयव हैं, प्लाज्मा रुधिर कणिकाएं अथवा रुधिराणु। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रुधिर कणिका डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स लाल रुधिर कणिकाओं का औसत जीवन काल 120 दिन होता है।
आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है, इसलिए प्लीहा और यकृत को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।